हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का ये टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। ये टेस्ट नंबर आपका 29 है। 28 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी एंड सीजीपीएससी, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, नहीं लाइक करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप लोग देखा कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिए कि हमें पता चले कि कौन कौन लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, आज से ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगर जिस किसी को आंसर पता होगा, ठीक है, तो वीडियो को जो है कि तुरंत स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पहले बताएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन का ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। जो लोग भी देखेंगे, जिस क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा वो स्टॉप करके तुरंत उसका आंसर वीडियो में, मतलब आंसर क्या, मतलब ABC ऐसे करके बता देना है, ठीक है। कि मान लीजिए 1 का A, 2 का B, 3 का C, इस टाइप के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख रासायनिक पदार्थ हैं, उनसे संबंधित रासायनिक सूत्र का गलत युग्म बताइए। सोडियम पेरोक्साइड Na2O, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्गन Na3PO3 का 6, ग्लोबल साल्ट Na3SO इंटू 10H2O। देखिए, इसमें कुछ प्रमुख रासायनिक पदार्थ का नाम दिया गया है, ठीक है, और उससे संबंधित रासायनिक सूत्र, मतलब कि उसका फार्मूला दिया गया है, ठीक है। इसमें कौन सा युग्म जो है कि गलत है, ये बताना है। तो फिर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताए कि ये गलत है, ठीक है। देखिए, सोडियम पेरोक्साइड, इसका जो है कि फार्मूला होता है NaO2, ठीक है, ये सही है। सोडियम नाइट्रेट की हम बात करें तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है, ये भी सही है। कैल्गन की हम बात करें Na3PO3 का 6 होता है। और ग्लोबल साल्ट की हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है क्या, Na3SO इंटू 10H2O नहीं होता है, ये होता है आपका Na2SO4 इंटू 10H2O, ठीक है। देखिए, Na2SO4 होता है, ये SO4 होता है, ये 2 होता है और SO4 होता है। तो ये जो है कि आपका क्या है, ये गलत है, डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल साल्ट की, ठीक है, तो इसका उपयोग जो है कि शीशा निर्माण, कागज़ निर्माण और औषधि के निर्माण में होता है, ठीक है। हम बात करें सोडियम पेरोक्साइड की, तो ये जो है कि एक पीले रंग का चूर्ण होता है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो अस्पतालों में करते हैं और जहाज में करते हैं, जहाँ पे बंद हवा होता है ना, उसको शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैल्गन की, ठीक है। कैल्गन इसका उपयोग जो है कि जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, कैल्गन का उपयोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। ये तरंगें प्रकाश के वेग से चलती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए, बात की जा रही है विद्युत चुंबकीय तरंग की, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में बात की जा रही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा होता है क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए जो कि माध्यम के कणों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या है आपका, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा कि ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती है, बिल्कुल सही है कि ये तरंगे जो है कि प्रकाश के वेग से चलती है। तो पहला क्या है, पहला गलत है, दूसरा इसमें से सही है। तो ये हो जाएगा केवल 2 सही है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से किस गुप्त शासक विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। देखिए, जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। निम्न में से किस गुप्त शासक विजय प्राप्त की थी? तो कौन था, तो वो था आपका स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन आपका सही है। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो ये उपाधि थी समुद्रगुप्त की, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है।
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच यूपी के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम बताइए, वो भी घटते क्रम में। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती एंड गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2001 से 2021 के बीच यूपी के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम बताना है, घटते क्रम में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कि हो जाएगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। देखिए अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो ये 49.1%। ठीक है, इसका 10 के वृद्धि है। गाजियाबाद की हम बात करें तो ये 41.3% है। ठीक है, श्रावस्ती की हम बात करें तो ये जो है कि 30.5% है। और हम बात करें बहराइच की तो ये है आपका 29.3%। ठीक है, और बलरामपुर का कितना है तो ये 27.7% है। ठीक है, ये जो है कि दशकीय वृद्धि जो है इसका सर्वाधिक दशकीय वृद्धि घटते क्रम में है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बलिया, चित्रकूट, सोनभद्र, झांसी। देखिए डोलोमाइट के भंडार जो है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं डोलोमाइट होता क्या है। देखिए डोलोमाइट जो है ना, यह मैग्नीशियम का एक जो है कि अयस्क है। किसका अयस्क है ये? तो ये मैग्नीशियम का ये ये अयस्क है। ठीक है, देखिए जब जो है ना चूना पत्थर में 10% से अधिक जो है कि ये जो है कि 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है? तो वो डोलोमाइट कहलाता है। ठीक है, अगर उसमें जो है कि चूना पत्थर में 45% से अधिक हो जाता है तो वो जो है कि शुद्ध डोलोमाइट कहलाता है। समझ गए? डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है CaCO3। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो लोहा, इस्पात, उर्वरक, शीशा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो डोलोमाइट का भंडार जो है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो ये जो है कि आपका सोनभद्र में है। सी ऑप्शन आपका सही है। दीन ए इलाही धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? बिरबल, अबुल फजल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा। दीन ए इलाही धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? किसको पता है? जिसको पता है वीडियो को स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, दीन ए इलाही, देखिए ऐसा हुआ कि दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में, ठीक है, ये मुगल सम्राट अकबर थे। इनके द्वारा एक सोच थी कि इसमें सभी धर्मों के मूल तत्व हैं जो कि उनको डाला गया है इसमें दीन ए इलाही धर्म में। ठीक है, कि सभी जो भी मतलब धर्म हैं सभी धर्मों के मूल तत्वों को इसमें डाला गया है। ठीक है, देखिए इसमें प्रमुखतः जो है कि हिंदू और इस्लाम धर्म थे, लेकिन इसके अलावा भी जो पारसी धर्म थे, जैन धर्म थे और ईसाई धर्म थे, इनके भी मूल विचारों को सम्मिलित किया गया था दीन ए इलाही में। ठीक है, देखिए हालांकि अकबर ने इस धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो बिरबल थे इन्होंने इस धर्म के प्रथम अनुयायी थे और ये जो है कि इनकी जब तक मृत्यु ना हुई तब तक ये जो है कि इसके अनुयायी थे। ठीक है, कौन? तो ये बिरबल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मौधा बांध परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? बलिया, मिर्जापुर, हमीरपुर, लखनऊ। मौधा बांध परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये है ये हमीरपुर से। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। गोमती नदी तट पर स्थित शहर कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, वाराणसी, ए एवं बी दोनों। देखिए गोमती नदी के तट पर स्थित शहर का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन है? देखिए गोमती नदी निकलती कहाँ से है? ठीक है, गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो गोमती नदी जो है कि देखिए ये गंगा की एक सहायक नदी है गोमती नदी, और गोमती नदी का उद्गम स्थान जो है कि आपका पीलीभीत
कि गोमत ताल में स्थित फुलहर झील से इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, तो देखिए ये जो है कि आपका लखीमपुर भी जो है कि गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। सुल्तानपुर ये भी बसा हुआ है। ठीक है, वाराणसी तो जो है कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लखीमपुर और लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए गोमती नदी के तट पे और भी शहर बसे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका बाराबंकी, सीतापुर, ठीक है, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये हो ही गया। ठीक है, तो ये सब सारे जो है कि सिटी जो है कि गोमती नदी के तट पे बसे हुए हैं। ठीक है, स्पेशली जो है कि आपका आता है लखनऊ और जौनपुर। ठीक है, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सब जो है कि क्वेश्चन आते रहते हैं। 84 गुंबद स्मारक यूपी के किस जिले में है? लखनऊ, कालपी, बिठूर, फतेहपुर। 84 गुंबद, ये जो है कि 84 गुंबद स्मारक यूपी के किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, अगर जिसको पता है वीडियो को स्टॉप करके। 84 गुंबद ये जो है कि आपका है कालपी में। कालपी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है जालौन में। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था ये बताना है आपको। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए ऑप्शन। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये जो है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की हम बात करें, ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये अध्यक्ष थे और ये प्रारूप समिति, संविधान का जो प्रारूप समिति है उसके जो है कि ये सदस्य थे। ठीक है, आचार्य जे.बी. कृपलानी, अगर हम इनकी बात करें तो ये मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, आचार्य जे.बी. कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ये जो है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। देखिए भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। देखिए इसका मतलब यह है कि अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास करना, वो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी बिल्कुल सही है कि हमारा भारत में जो है कि लोकतांत्रिक समाज है, और भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था भी है, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है देशीकरण से, देशीकरण के आधार पर, निवास के आधार पर, जन्म के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किसके आधार पे? तो देखिए भारतीय संविधान जो है ना, नागरिकता प्रदान जो है ये करता है आपका 5 प्रकार से प्राप्त करता है। ठीक है, 5 प्रकार वो कौन कौन है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें नागरिकता की, ठीक है, तो नागरिकता हमारे संविधान में भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से 11 जो अनुच्छेद है भाग 2 में 5 से 11 तक, उसमें जो है कि नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान में। देखिए अगर हम बात करें देशीयकरण के आधार पर, ठीक है, देशीयकरण के आधार पर मतलब कि कोई भी विदेशी व्यक्ति है जो कि वयस्क है, ठीक है, और वह 10 वर्षों से भारत में रह रहा है, भारत में निवास कर रहा है, तो भारत सरकार से जो है कि देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, मतलब नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो ये भी है कि नागरिकता जो है कि प्रदान किया जा सकता है देशीकरण के आधार पर। देखिए भारत में निवास के आधार पे निवास कर रहा है तो वो भी इसके आधार पे भी कर सकता है, बता ही दिया कि 10 साल से अधिक अगर वो निवास कर रहा है तो वो जो है कि देशीकरण के आधार पे प्रमाण पत्र ले सकता है। जन्म के आधार पे, अगर वो जन्म के आधार पे मतलब जन्म से अगर है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है कि जन्म मतलब कि उसका जन्म आपका 26 जनवरी
1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ठीक है, ये जो अधिनियम था इसके अकॉर्डिंग जो है कि जन्म से नागरिकता के लिए जो है कि व्यक्ति के जन्म के समय, मतलब जब व्यक्ति का जन्म हो रहा है उस समय पे उसके माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, तभी जो है कि जन्म के आधार पे उसको नागरिकता प्रदान हो मिलेगी, ठीक है, या फिर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इट मीन्स कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है उपयुक्त सभी के आधार पर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। आप लोग ये बताइएगा कि 5 प्रकार से नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को, 24 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को एंड 22 जुलाई 1947 को। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया? किसको पता है? जिसको पता है वो ऑप्शन दे कमेंट बॉक्स में कि ये वाला ऑप्शन होगा। तो भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को एंड सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को इसके संरक्षण की शक्ति दी गई है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे संविधान के भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक इसके बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। देखिए ऐसा है ना कि फंडामेंटल्स राइट जो है हमारे, अगर इसका हनन हो रहा है तो हम जो है कि डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 34वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 37वां संविधान संशोधन। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण रूप राज्य का दर्जा दिया गया? आप लोग जो है कि मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि कौन सा वो था जिसमें जो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए तो वो था आपका 36वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए 36वां संविधान संशोधन जो है कि आपका कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था, ठीक है। और इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर के जो है कि देश का 22वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। इसमें जो है कि अनुच्छेद 371 के च जोड़ करके इसमें, ठीक है, इसके लिए जो है कि विशेष प्रावधान किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें 34वां संविधान संशोधन की, तो ये जो है कि 1974 में हुआ था, ठीक है। और इस संशोधन के द्वारा जो कि 9वीं अनुसूची में कई राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को सम्मिलित किया गया था। बात कर रहे हैं हम अगर 35वां संविधान संशोधन की, तो 35वां संविधान संशोधन भी 1974 में किया गया था। और इसमें सिक्किम का जो संरक्षित सिक्किम जो है कि सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें 37वां संविधान संशोधन की, तो ये जो है कि 1975 में हुआ था। और ये जो है कि इसमें 239 का और 240 में संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना के लिए उपबंध किया गया इसमें, ठीक है। विशेष राज्यों एवं राज्य के दर्जा का गलत युग्म बताइए। मेघालय 1972, मिजोरम 1988 से 1987, उत्तराखंड 2001 और मणिपुर 1970। देखिए विशेष राज्यों एवं राज्य के दर्जा का गलत युग्म बताना है आपको। इसमें मेघालय जो है कि 1972 में ये राज्य बना, मिजोरम 1987-88 में और उत्तराखंड आपका
2001 में, और बात हम करें मणिपुर का तो ये 1970 में नहीं, ये जो है कि आपका 1972 में बना। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए वीडियो को स्टॉप करके। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है वो जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है? तो 213 के तहत जो है कि राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति दिया गया है कि वो जो है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अध्यादेश जारी कब होता है? तो अध्यादेश जारी तब होता है जब विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। ठीक है, और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई परिस्थितियां आ गई हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, मतलब तुरंत नियम कानून बनाना जरूरी है, तो तब जो है कि राज्यपाल क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, और ये जो है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है कि ये क्या अनुमोदन करना जो है कि आवश्यक होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये राज्य में तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत जो है कि अध्यादेश जारी करते हैं, बट सेंटर में जो है कि राष्ट्रपति जी किसके तहत जो है कि वो अध्यादेश जारी करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का आश्वासन देता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान में कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि विधि के समक्ष समता का आश्वासन देता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो को स्टॉप करके। देखिए, अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच है ये। ठीक है, इसके द्वारा जो है कि न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। इसके तहत जो है कि न्यायालय किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो कि मूल अधिकारों के असंगत है। कौन सा? तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो है कि आपका विधि के समक्ष समता का आश्वासन देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अनुच्छेद 15 की हम बात करें तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो इसमें जो है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता को प्रत्याभूति प्रदान करता है ये अनुच्छेद 16। तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, पारे के कुछ प्रमुख यौगिकों में मर्क्यूरस क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए। HgCl2, Hg2Cl2, Hg2Cl एंड Hg3Cl3। मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है आपका Hg2Cl2। बी ऑप्शन आपका सही है इसका। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार। भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWithSri25। फेसबुक एक मेरा पेज है StudyWithSri के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।